प्रियंका गांधी के सांसद बनने पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा की गई टिप्पणी पर राजनीति गर्मा गई। बिट्टू ने प्रियंका के सांसद बनने पर परिवारवाद को लेकर कल कटाक्ष किया, तो आज कांग्रेस के सांसदों ने बिट्टू को परिवारवाद का आईना दिखा दिया। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हाथ का साथ छोड़कर और कमल को सीने से लगाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू और कांग्रेस के बीच चल रही दुश्मनी में एक नया अध्याय जुड़ गया है। वायनाड से सांसद चुनकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी ने जैसे ही संसद में बतौर सांसद शपथ ली, रवनीत बिट्टू ने गांधी परिवार पर परिवारवाद का तंज कस दिया। प्रियंका के सांसद बनने पर बिट्टू ने क्या कहा, सुनिए। वो कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी तरफ से सारी गांधी फैमिली को, क्योंकि परिवार जो फैमिली प्लानिंग होती है वो फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है। गांधी फैमिली की पूरी फैमिली अब पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं और राहुल गांधी जी माननीय और हमारे प्रियंका जी लोकसभा में आज उन्होंने शपथ ली है। तो पूरा परिवार जो है वो अब पूरा हो चुका है। तो मेरी ख्याल से अब उनको संतुष्टि भी होगी, खुशी भी होगी और तीनों फैमिली मेंबर अब एमपी बन चुके हैं। तो ये बात पहले भी हम तो कह रहे हैं भी ये सिर्फ परिवार तक सिमट के रह गए कांग्रेस पार्टी, तो वो चीज़ आज पूरी होगी। उन्होंने खुद ही सबकी ख्वाहिश पूरी कर दी। साल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर आनंदपुर साहिब से पहली बार पार्लियामेंट में पहुंचने वाले रवनीत बिट्टू अब बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जब उन्होंने प्रियंका गांधी के सांसद बनने पर कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप मढ़ा, तो कांग्रेस नेताओं को मिर्ची लग गई और अब वो बिट्टू को परिवारवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी ने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद की, हमेशा लड़ी और हर वो अन्याय के खिलाफ खड़ी रही प्रियंका जी, तो मेरे को लगता है ये देश के लोगों की डिमांड थी कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आए। ये परिवार की डिमांड नहीं थी, ये देश के लोगों की डिमांड थी। बिट्टू जी जो ये बात कह रहे हैं, कम से कम वो तो नहीं कहें। बिट्टू जी का पूरा परिवार, दादाजी मुख्यमंत्री थे और खुद बिट्टू जी 3 बार सांसद कांग्रेस पार्टी से रहे। बिट्टू जी के भाई को कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बनाया, एमएलए बनाया, ये एमएलए थे, वो मंत्री थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब, आप अगर ऐसी परिवारवाद की बात करोगे जिसका पूरा परिवार राजनीति में हो, बुआ, ताया, दादा, भाई और खुद आप, तो आप ऐसी बातें करते शोभा नहीं देते। बिट्टू तो अब अपनी लॉयल्टी शो कर रहा है बीजेपी को। बिट्टू कहाँ था पहले? उसी फैमिली में था। बिट्टू के दादाजी, बिट्टू के बुआ जी, बिट्टू के ताया जी, बिट्टू का ब्रदर क्या थे, सब मंत्री बने हुए। अब याद आ रही है उसको ये है कि मैं कुछ ना कुछ बोलकर शायद उसको कैबिनेट मिल जाएगी, लेकिन कैबिनेट बीजेपी उसको देने वाली नहीं है। इनको लोगों ने चुन के भेजा है, इलेक्टेड बाय पीपल, सिलेक्टेड नहीं है। बिट्टू जी सिलेक्टेड है। पॉलिटिक्स में एक वक्त ऐसा था जब रवनीत बिट्टू और प्रियंका गांधी एक साथ चुनावी कैंपेनिंग करते थे, पर अब जब दोनों के दल बदल गए हैं तो जज्बात बदल गए, ख्यालात बदल गए, विचार बदल गए। यही वजह है कि अब जब बिट्टू ने प्रियंका को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाया, तो कांग्रेसी नेता बिट्टू को उनका इतिहास याद दिला रहे हैं। आज तक ब्यूरो। किसानों के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर राजा वड़िंग ने आज संसद के बाद केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वड़िंग के साथ पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी, गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, श्री फतेहगढ़ साहिब से सांसद डॉक्टर अमर सिंह और फिरोजपुर से सांसद शेर सिंह घुबाया बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते हुए नजर आए। राजा वड़िंग ने बीजेपी को किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब से फसलों की खरीद करने में देरी कर रही है। पिछले अक्टूबर में प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ था किसानों की फसल को लेकर मंडियों में। आज दिवाली भी निकल गई, 2 महीने हो गए तकरीबन। आज 29 तारीख है, दूसरा नवंबर महीना खत्म होने को है और पंजाब के किसानों को 2-2 महीने मंडियों में लगे। पहली बार 25 साल में किसान की ऐसी हालत दिखने को पंजाब के अंदर मिली। किसान को लूटा गया। दोनों सरकारों ने किसी प्रकार के कोई प्रबंध नहीं किए।
आज पंजाब का किसान सवाल पूछता है पंजाब की सरकार से और केंद्र की सरकार से कि जो देश का अन्नदाता था, जो देश के लोगों का पेट भरता था, आज उसके साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों? संसद के बाहर कांग्रेसी सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तस्वीरें आपने देखी। अब हम आपको कांग्रेसी सांसदों की संसद के बाहर की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें कांग्रेस के सांसद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हाथ मिलाकर हंस कर बात करते नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात में कांग्रेस के वो सभी सांसद मौजूद हैं जो किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। संसद के बाहर से आई इन दोनों तस्वीरों को आप देखकर समझ सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोग कैसे राजनीति में किसानों के मुद्दे को भुना रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर ये बताना मुश्किल है कि कौन किसानों का हितैषी है और कौन दुश्मन। तो एक तरफ पंजाब कांग्रेस के सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन और गलबहियां कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर दिल्ली के सांसदों के साथ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वहीं विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को संरक्षण देने का आरोप लगाया। राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर संसद से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा है। दिल्ली में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के दिल्ली और पंजाब के सांसदों ने आज सबसे पहले संसद के बाहर बैनर पोस्टरों के साथ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के सांसद भी दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दे पर आपके साथ प्रदर्शन में खड़े नजर आए। गैंगरेप और 1990 में जो हालात 90 के दशक में मुंबई में होते थे माफियाओं के राज के, वो स्थिति देश की राजधानी में बन चुकी है। देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है और इसलिए मैंने आज 267 का नोटिस दिया है कि सदन में आके गृह मंत्री दिल्ली की कानून व्यवस्था पे जवाब दें। गृह मंत्री के नाक के नीचे उनके घर के आसपास के कई किलोमीटर के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर रोज हत्या हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली को बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, केजरीवाल जी की थी। बेटियों को पढ़ाने का काम हमने किया और बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार और मोदी सरकार की है। सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सबसे तीखा हमला बोला दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए सबसे पहले दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पे आती है कि दिल्ली के अंदर सुरक्षा, हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए और दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए। ये सीधे सीधे अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। पिछले 10 साल से धीरे धीरे करते करते और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और खास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज्यादा खराब होती जा रही है। इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। अरविंद केजरीवाल यही नहीं रुके, दिल्ली विधानसभा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा भी उठाया और केंद्र सरकार पर उसे संरक्षण देने का आरोप लगाया। ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अमित शाह जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना सारा काम चला रहा है। साबरमती जेल से कैसे चला रहा है वो? उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है साबरमती की जेल के अंदर? दिल्ली के अंदर वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है। कैसे चला रहा है वो? क्या उसे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है? वहीं केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और लॉ एंड ऑर्डर के लिए आम आदमी पार्टी को कसूरवार ठहराया। स्वाति मालीवाल को घर में क्यों पीटा, इसका लोग जवाब चाहते हैं। महिला सुरक्षा, मुख्यमंत्री के घर में महिला सुरक्षित नहीं है। एक महिला सांसद को पीटा जाता है और अपराधी को बचाया जाता है। इस मानसिकता के लोग दिल्ली की सत्ता में हैं।
रोहिंग्यास को और बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देते हैं। दिल्ली में अपराध की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਟੰਕੀ ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ जी का। अब देखना ये होगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ी जंग आगे कहां तक जाती है और कौन कौन से किरदार इस लड़ाई में शामिल होते हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिए जाने के 4 दिन बाद पंजाब सरकार किसानों के आगे झुक गई। किसान नेताओं प्रशासन के बीच हुई मीटिंग के बाद हिरासत में लिए गए किसान नेता डल्लेवाल को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद डल्लेवाल ने बताया कि उन्हें जिस वार्ड में रखा गया था वहां मोबाइल तक ले जाने की आज्ञा नहीं थी। डल्लेवाल ने पंजाब पुलिस के उस दावे को भी रद्द किया जिसमें कहा गया था कि डल्लेवाल को हेल्थ चेकअप के मद्देनजर डिटेन किया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर मोर्चे में शामिल होंगे, उनका व्रत जारी रहेगा। एक दिन पहले किसानों ने 1 दिसंबर को संगरूर में सीएम भगवंत मान के विरोध में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था, लेकिन इस निर्णय के बाद अब किसानों का कहना है कि वो किसान नेता डल्लेवाल के साथ मीटिंग करने के बाद प्रदर्शन को लेकर कोई निर्णय करेंगे। मेरे कोल कोई मोबाइल नहीं आउण दिता, जिथे मैनू रखा गया हॉस्पिटल दे विच रखा, हॉस्पिटल च गया, लेकिन जिथे रखा गया उस वार्ड दे विच किसी भी होर पेशेंट दे अटेंडेंट नू भी मोबाइल तक नहीं ले जान दिता गया। कोई मेडिसिन नहीं, कोई टेस्ट नहीं, इवन के ब्लड प्रेशर का भी चैकअप करना तो मामूली गल है, ब्लड प्रेशर भी चैक नहीं होया और ना असीं करवाउणा ही सी। अगर करन दी भी गल हुंदी असीं करवाउणा भी नहीं सीगा, साडा फैसला सीगा। 1984 सिख दंगे केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व कांग्रेसी सांसद सज्जन कुमार की सजा सुनाने वाले निर्णय को 16 दिसंबर तक टाल दिया। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि आज अदालत अपना निर्णय सुना सकती है। सज्जन कुमार पर सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में 2 लोगों की हत्या का आरोप है। हम आपको बता दें कि अदालत ने 8 नवंबर को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था, पर आज पूरा निर्णय नहीं लिखे जाने के कारण निर्णय को 16 दिसंबर तक टाल दिया गया। नंबर 458 उस चार्जशीट का ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो चुका था। पिछली डेट पे जज साहब ने आज की जो तारीख फ़िक्स की थी कि आज सज़ा सुनाई जाएगी, जजमेंट दी जाएगी, लेकिन क्योंकि शायद वो ऑर्डर जो है अभी पूरा नहीं लिखा गया, इसलिए जज साहब ने आज की जो डेट है वो एडजॉर्नमेंट कर दी है। अब 16 दिसंबर सुबह 10 बजे जो ऑर्डर है वो प्रोनाउंस किया जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि सज्जन कुमार जिसने बहुत बड़े गुनाह किए थे, जिसने बहुत सारे लोगों को 1984 में जो निर्दोष लोगों को जेनोसाइड किया गया था उसको लीड कर रहा था, जिस केस में ये ऑलरेडी उम्र कैद की सज़ा जो है वो भुगत रहा है, और इसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सख्त से सख्त सज़ा जो है वो सज्जन कुमार को मिलेगी, ये हम उम्मीद करते हैं। फरीदकोट पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान लवप्रीत सिंह और रविंद्र सिंह के रूप में हुई, जिनके विरुद्ध फरीदकोट समेत आसपास के जिलों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में घायल होने के कारण दोनों को भर्ती कराया गया फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में। पुलिस ने दोनों के पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फरीदकोट की टीम जब इलाका गश्त कर रही थी तो यूनिवर्सिटी के गेट के पास उन्होंने देखा कि एक शक्की मोटरसाइकिल है जो काफ़ी स्पीड में जा रही है। जब उसको रोकने के लिए इशारा किया गया तो उन्होंने जो है एक डिजर्टेड ग्राउंड की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ ली और उन्होंने फिर पुलिस पार्टी की तरफ उन्होंने 2 फायर किए। तो हमारी CIA की टीम ने भी वो फायर रिटर्न किए और जो फायर है वो एक बंदे के पैर में लगा है, दूसरे बंदे को भी इंजरीज हैं और एक मोटरसाइकिल जो थी उनकी वो गिर गई। और इन दोनों बंदों से हमें एक वेपन की भी रिकवरी हुई है, नाजायज़ वेपन है। जब इनकी पहचान की गई तो पता चला कि इन दोनों पे पुराने मुकदमे हैं और एक बंदे पे आर्म्स एक्ट के और एक्सप्लोजिव एक्ट का भी मुकदमा है और NDPS के भी मुकदमे हैं।
तो प्राइमा फेसी यही लगता है कि ये किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, तभी ये इतने डेस्परेट थे और पुलिस के ऊपर इन्होंने फायर किया। स्वागत है आज तक पंजाब में एक बार फिर से आपका। चंडीगढ़ पीजीआई में ऑर्गन डिलीवरी और इमरजेंसी दवाओं को ले जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके चलते जहां इन चीज़ों को पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगता था, वो काम अब ड्रोन्स की मदद से कुछ मिनटों में हो जाएगा। चंडीगढ़ पीजीआई का ये ड्रोन किन किन मायनों में विशेष है, आप भी देखिए। चंडीगढ़ पीजीआई हेल्थ सेक्टर में विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है, क्योंकि जल्द ही इस अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होने जा रहा है। चंडीगढ़ पीजीआई में आयोजित टेलीमेडिकॉन 2024 समिट में पहली बार ऑर्गन्स और दवाइयों को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का ट्रायल किया गया। अभी जो परीक्षण किया गया है, ये एक स्वचालित व्हीकल है, जिसके माध्यम से हम अपने अस्पतालों से आवश्यक दवाएं, ब्लड या अन्य सामग्री को दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, दूसरी जगह से अस्पतालों पे पहुंचा सकते हैं। और इसके माध्यम से हम अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया आयाम दे सकते हैं, खास करके वैसे दूर दराज इलाकों में जहां पर इस प्रकार की दवाओं की आवश्यकता, ब्लड की या किसी और सामग्री की आवश्यकता है, जो ये व्हीकल ड्रोन ले जाने में सक्षम है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि ये अपनी एक उड़ान में 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके अलावा अभी जहां फोर्टिस और मैक्स जैसे बड़े अस्पतालों से ऑर्गन लाने में 40 से 50 मिनट लग जाते हैं, वहां अब ड्रोन के जरिए चंद मिनट ही लगेंगे। ड्रोन की मदद से ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए भी सराहा जा रहा है क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम काफी कम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से पीजीआई चंडीगढ़ तक ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करने में आमतौर पर एम्बुलेंस को 4 घंटे लगते हैं, वहीं ड्रोन से ये समय घटकर सिर्फ 1 घंटे का हो जाएगा। जो पीजीआई अभी जो करने को वो कोशिश कर रहे हैं, वो है ऑर्गन्स को, जो ट्रांसप्लांट के लिए जैसे किडनीज ट्रांसप्लांट करते हैं, वो ऑर्गन्स हम इसके थ्रू फ्लाई करके ला सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में वो हमारे पास पहुंच जाएंगे, या फिर हम भेज सकते हैं ऑर्गन्स को। सो ट्रैफिक कंजेशन जिसके लिए हमें ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करना पड़ता है ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके, वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं। एंड ऑर्गन्स जो इसी के जरिए हम दूर दराज के इलाके से मंगवा सकते हैं या भेज सकते हैं। अब इस ड्रोन के बारे में जान लीजिए। इस ड्रोन का वजन 18 किलो है और ये 5 किलो तक का वजन कैरी कर सकता है। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन की मदद से ये ड्रोन अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है और एक बार चार्ज होने पर 100 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। खास बात ये भी है कि ये 4000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है और कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। 3 से 5 किलो तक ले जा सकता है और 100 किलोमीटर तक जा सकता है। 1 घंटा इसका बैटरी बैकअप है। तो इसके लिए क्या आपको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से भी परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि 100 किलोमीटर अगर दूरी आप बता रहे हैं? नहीं, परमिशन नहीं लेना पड़ता। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरली डिमार्केट कर दिया ग्रीन जोन, येलो जोन एंड रेड जोन। ग्रीन जोन में हमें कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पीजीआई में इस ड्रोन को उड़ाने के लिए एक स्पेशल यूनिट बनाई जाएगी, जहां से जीपीएस के जरिए ड्रोन की ट्रैकिंग और संचालन का काम होगा। इस ड्रोन को टेक ईगल कंपनी द्वारा संचालित किया जाएगा, जो पीजीआई के डेली मेडिसिन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेगा। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।